स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देंगे। दीपावली से पहले 284 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी मिलेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है और आज के कार्यक्रम की बात करें तो राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार पटेल की जयंती है और इस मौके पर जो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, इस समारोह में हिस्सा लेंगे। केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देंगे और जवानों के साथ दीपावली को मना सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जवानों संग दीपावली की तस्वीरें सामने आई हैं। असम के तेजपुर से असम के तेजपुर में राजनाथ सिंह ने दीपावली मनाई। आज अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लद्दाख में चीन के समझौते पर उन्होंने कहा कि सेना के शौर्य का बड़ा योगदान रहा। इस समझौते में एलएसी पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं। देपसांग और डेमचौक में यथास्थिति बहाल हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है, लोकल कमांडर लेवल पर बातचीत जारी रहेगी और एलएसी पर जल्द ही पेट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं असम के तेजपुर की, जहां पर जवानों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दीपावली मनाई। यह जो म्यूचुअल डायलॉग भी हुई है चाइना के साथ, वह इसलिए हो पाई है क्योंकि आपके शौर्य और पराक्रम का एहसास सभी को हुआ है। पड़ोसियों के साथ हम बेहतर रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, यह भारत की यह स्पष्ट नीति है। लेकिन कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि अपनी भूमि की, अपनी सीमा की रक्षा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सरकार हमारी सेनाओं के इंटरेस्ट को पूरा ध्यान में रखते हुए शांति बहाली की प्रक्रिया में जो भी आवश्यक बन सका है वह करने की कोशिश की है। जिस करेज और ब्रेवरी के साथ आप इस क्षेत्र में रहकर हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसे देखकर प्रत्येक भारतवासी का सीना गर्व के साथ चौड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या में दीपोत्सव पर 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर 8वें दीपोत्सव के मौके पर यह अवसर पर यह रिकॉर्ड बना। एक साथ सबसे अधिक लोग आरती करने और सबसे अधिक तेल के दिए जलाने के 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। सरयू आरती में 1121 लोग शामिल हुए तो अयोध्या में घाटों पर 25,12,585 दिए जलाए गए। तो ये दीपोत्सव की भव्य तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 25,12,585 दिए इस बार जलाए गए, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। वहीं सरयू आरती भी हुई, जहां पर 1121 लोगों ने एक साथ आरती की। इसे भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो कल अयोध्या ने भव्य दीपोत्सव मनाया, पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी और इसके साथ ही साथ एक बार फिर से रिकॉर्ड बना। 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड इस बात का कि एक साथ 1121 लोगों ने अयोध्या में सरयू तट पर मां सरयू की आरती की। तो वहीं अयोध्या के घाटों पर 25,12,585 दिए जलाए गए और इसके साथ ये दूसरा रिकॉर्ड बनाया गया। तो आप देखिए किस तरीके से जो 55 घाट हैं वहां पर 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। भव्य लेजर शो हुआ और दीपोत्सव जो लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, नए कीर्तिमान बना रहा है, उस दीपोत्सव की सबसे भव्य तस्वीरें कल सामने आई, जहां पर 25,12,585 दिए जलाए गए। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको दीपोत्सव की। जो प्रमुख कार्यक्रम होता है वो अयोध्या की राम की पैड़ी पर होता है, लेकिन आसपास जितने भी घाट हैं वहां पर दियों को लगाया जाता है और दीपोत्सव के बाद होता है भव्य लेजर शो। इसके बाद ड्रोन शो के जरिए जो रामचरितमानस या रामायण की प्रमुख कथाएं हैं वो दिखाई गई और सबसे आखिर में सरयू तट पर जो अयोध्या और गोंडा को जोड़ने वाला पुल है वहां पर आतिशबाजी हुई और उसकी भव्यतम तस्वीरें सामने आई। तो 2 तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए। दीपोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने रामलला के दरबार में दीपक जलाया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे और आप ये देखिए, ये राम की पैड़ी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो मुख्य कार्यक्रम स्थल होता है और यहां पर दीपोत्सव मनाया गया। आप देखिए ये जो वॉलंटियर्स हैं जो उस पूरे मंडल से पहुंचते हैं
और एक निश्चित क्रम में सभी की ड्यूटी लगाई जाती है। इन वॉलंटियर्स का बड़ा योगदान होता है इस दीपोत्सव को सफल बनाने में, और ये दीपोत्सव कल जब हुआ तो एक नए रिकॉर्ड के साथ इसका समापन हुआ। बड़ी खबर महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति से आ रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना की फाइनल लिस्ट सामने आ गई है। शिंदे गुट के उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी हो गई है। शिंदे गुट की फाइनल लिस्ट में 85 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। तो बड़ी खबर महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति से है। महाराष्ट्र में शिवसेना की फाइनल लिस्ट जारी हो गई है। शिंदे गुट के उम्मीदवारों की जो फाइनल सूची है वो आ गई है। शिंदे गुट की फाइनल लिस्ट में 85 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। तो जिस तरीके से इस वक्त महाराष्ट्र चुनावी मोड में चल रहा है, लगातार अपने प्रत्याशियों पर सभी दल और युतियां मंथन कर रही हैं, तो महाराष्ट्र में अगर हम शिवसेना की बात करें तो शिवसेना की फाइनल लिस्ट सामने आ गई है। शिंदे गुट के उम्मीदवारों की फाइनल सूची जारी हो गई है। शिंदे गुट की इस फाइनल सूची में 85 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। और शिवसेना नेता सदा सरवनकर ने अपील की है कि कांग्रेस अध्यक्ष राज ठाकरे सदा सरवनकर ने राज ठाकरे से समर्थन मांगा है। मुंबई की माहिम सीट से सदा सरवनकर ने किया है नामांकन। शिवसेना शिंदे गुट के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं और माहिम से एमएनएस उम्मीद अमित ठाकरे हैं उम्मीदवार उनके, राज ठाकरे के बेटे हैं अमित ठाकरे। लेकिन इन सब के बीच जो मुंबई की माहिम सीट से सदा सरवनकर हैं, उन्होंने नामांकन के बाद राज ठाकरे से अपील की है मदद की। तो ये एक सियासी तस्वीर सामने आ रही है। शिवसेना के नेता सदा सरवनकर ने एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे से अपील की है कि वो उनका समर्थन करें। तो ये तस्वीर है। और इन सब के बीच जो महाराष्ट्र की राजनीति है, महाराष्ट्र में नामांकन का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन कई ऐसी सीट हैं जहां महायुति और महाविकास अघाड़ी आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। इन्हीं में से एक सीट है मानखुर्द शिवाजीनगर, जहां बीजेपी की आपत्ति के बावजूद अजीत पवार ने नवाब मलिक पर दांव खेला। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में नवाब मलिक को लेकर बीजेपी और एनसीपी के बड़े नेताओं की बटी राय ने वोटर्स को कंफ्यूज कर दिया है। एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने तामझाम के साथ 2 सेट में अपना नामांकन भरा। एक सेट में नामांकन निर्दलीय और दूसरा सेट एनसीपी के उम्मीदवार के तौर पर था। बाद में ऐलान कर दिया कि एनसीपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। मानखुर्द शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का नामांकन भरा था। अब में हुआ ये कि एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में बीजेपी और एनसीपी दोनों दलों के नेता पहुंचे। अलग अलग दोनों से नवाब मलिक पर सवाल हुआ। पहले एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार का जवाब देखिए। विड्रॉल जब 3 बजे खत्म होगा, जो दिन विड्रॉल का है वो खत्म होगा, तब आपको ये सवाल पूछने का कोई कारण नहीं रहेगा। ऐसा रास्ता हम निकालेंगे। रास्ता निकालेंगे मतलब नवाब मलिक वापस ले लेंगे नामांकन? अभी कैसे पत्ते खोलूं तब। अब सवाल ये है कि क्या अजीत पवार ने बीजेपी को अंधेरे में रखकर नवाब मलिक को सिंबल दे दिया? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी ने नवाब मलिक को टिकट देने का विरोध मीटिंग में तो किया ही था, कैमरे पर आकर भी विरोध जताया था। नवाब मलिक को हमारा विरोध तभी भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। दाऊद या दाऊद के परिवार से व्यवहार करने वाले का विरोध भारतीय जनता पार्टी करेगी। 22 अक्टूबर को ही आशीष शेलार ने नवाब मलिक का विरोध किया था। अब जब एनसीपी ने टिकट दे दिया है, उम्मीदवार बना दिया है, तब बीजेपी का स्टैंड क्या है? ये जानने के लिए शिखर सम्मेलन में हमने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने नवाब मलिक का सवाल रखा। राष्ट्रवादी कांग्रेस को एक कहा था कि नवाब मलिक, इनको आप टिकट मत दीजिए, अलायंस में हम उनका काम नहीं करेंगे, बीजेपी उनके साथ नहीं जाएगी, भारतीय जनता पार्टी उनका काम नहीं करेगी। नवाब मलिक को लेकर बीजेपी ने जब स्टैंड साफ कर दिया, तब हमने नवाब मलिक से संपर्क किया। नवाब मलिक कहते हैं कि कोई विरोध करे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्षेत्र की जनता उनके साथ है। कोई भी विरोध करे, बीजेपी विरोध करे, शिंदे सेना विरोध करे, जनता का विश्वास हमारे साथ है, जनता का समर्थन हमारे साथ है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्या है नवाब मलिक में कि बीजेपी उनकी उम्मीदवारी का विरोध कर रही है और एनसीपी
पक्ष में खड़ी है। असल में बीजेपी नवाब मलिक पर टेरर फंडिंग से लेकर भ्रष्टाचार तक के आरोप लगाती रही है। बीजेपी का आरोप है कि डी कंपनी की मदद से नवाब ने करोड़ों की जमीन हड़पी। दाऊद की बहन से पैसों के लेन देन का आरोप है। डी कंपनी की मदद से जमीन को हड़पने के आरोप को लेकर ही नवाब मलिक को फरवरी 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। जब नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया था तब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी और नवाब मलिक उद्धव ठाकरे की सरकार में मंत्री थे। तब बीजेपी ने ही नवाब मलिक के इस्तीफे की मुहिम चलाई थी, लेकिन नवाब मलिक ने गिरफ्तार होने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया था। 17 महीने जेल में बंद रहने के बाद नवाब मलिक इसी साल अगस्त महीने में जेल से जमानत पर बाहर आए हैं और अभी जिस अणु शक्ति नगर की सीट से वो विधायक हैं, उस सीट से अजीत पवार की एनसीपी ने सना मलिक को टिकट दिया है, जो नवाब मलिक की बेटी है। बेटी सना मलिक पिता नवाब की सीट से चुनाव लड़ रही हैं, तो नवाब मलिक सीट बदलकर मानखुर्द शिवाजी नगर पहुँच गए हैं, जहाँ से कभी उनके साथी रहे समाजवादी पार्टी के अबू आजमी चुनाव लड़ रहे हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट अबू आजमी का अभेद्य किला है और उन्हें हराने के लिए एनडीए को एक मजबूत योद्धा चाहिए। अजीत पवार ने नवाब मलिक को उसी मिशन के लिए आगे किया है। हालांकि इस सीट पर शिंदे की शिवसेना का उम्मीदवार भी है। मतलब एक सीट पर एनडीए के 2 उम्मीदवार होने की वजह से गठबंधन के कार्यकर्ता कंफ्यूज है। लिहाजा अजीत पवार ने नवाब मलिक पर दाव लगाया है। अब नवाब की दबाव की सियासत क्या रंग लाती है, इस सीट से कौन पीछे हटता है और कौन बना रहता है, ये देखना होगा। महाराष्ट्र के रण को जीतने बीजेपी के मेगा स्टार मैदान में उतर चुके हैं। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी समेत कई नेता महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। देखिए बीजेपी का पूरा चुनावी प्लान क्या है। महाराष्ट्र की महाभारत में प्रचार का बिगुल बजाने के लिए पीएम मोदी तैयार है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार के लिए बीजेपी बेकरार है। योगी 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 योगी। गृह मंत्री अमित शाह के प्रचार के लिए पार्टी का पूरा प्लान तैयार है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं को प्रचार में उतारने के लिए पार्टी ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 8, योगी आदित्यनाथ 15, अमित शाह 20, नितिन गडकरी 40 और देवेंद्र फडणवीस 50 रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर से झारखंड में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को होनी है, जबकि दूसरे चरण की झारखंड में वोटिंग और महाराष्ट्र का चुनाव 20 नवंबर को होना है। महाराष्ट्र में 5 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि 14 नवंबर के बाद प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर चले जाएंगे। महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार से पहले ही प्रचार का एजेंडा सेट हो चुका है। यूपी में अगस्त महीने में सीएम योगी ने बटोगे और कटोगे वाला जो बयान दिया था, वो बयान सियासी दहलीज पार करके महाराष्ट्र की गलियों में गूंज रहा है। बटोगे तो कटोगे का अर्थ यही होता है कि महाराष्ट्र में जो भाजपा हम लोगों में वाद निर्माण करना चाहती है, अगर हम बट गए, समाज में हो, धर्म में हो, जाति में हो, तो हमारा खिस्सा तो कटने वाला है, क्योंकि भाजपा महाराष्ट्र को लूटेगा। ये इनकी पॉलिसी यही है, बटोगे तो कटोगे और फिर महाराष्ट्र को लूटेंगे, यही कहते आएंगे। पिछले दिनों मुंबई की सड़कों पर बटोगे और कटोगे वाले पोस्टर लगे थे। हालांकि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे इस पर जवाब देने से बचते रहे। ये बीजेपी कह रही है पोस्टर भी लगे, मुंबई में भी पोस्टर लगे। मैंने नहीं देखे। बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, मैंने देखा नहीं। शिखर सम्मेलन में महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों तरफ के नेता जुटे। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। दोनों तरफ से जीत के दावे हुए। इनसे पूछ लें कि उद्धव ठाकरे की सरकार के समय की 2 योजनाएं बता दें। ऐसी व्यवस्था हमने निश्चित की है और आप देखेंगी कि महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम आने के बाद फिर ईवीएम चिल्लाएंगे। ये महायुति सरकार जो है, इसको मैं महाझूठी सरकार कहता हूं। 17 प्रोजेक्ट 8 लाख करोड़ के महाराष्ट्र मुंबई से बाहर जाते हैं। 5 लाख युवाओं की नौकरी को ये खा गए।
दावों के साथ ही चुनाव जीतने के लिए तैयारी दोनों तरफ से हो रही है। 6 नवंबर को राहुल गांधी भी पहली चुनावी सभा करने जा रहे हैं। उस दिन महाविकास अघाड़ी की तरफ से साझा तौर पर गारंटी जारी करने का प्लान बनाया गया है। और बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के छतरपुर से बड़ी खबर है, 3 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के निवास के पास से गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने संदिग्धों से हथियार भी बरामद किए हैं। तो ये बड़ी खबर छतरपुर से है, जहां पर बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के निवास के पास से 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने इनके पास से हथियार भी बरामद किए हैं और अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। तो ये जो 3 संदिग्ध हैं आपको नजर आ रहे हैं, इन्हें पुलिस ने पकड़ा है और इनसे अब पूछताछ हो रही है। सरकारों का काम होता है कि लोगों को बेहतर सुविधा दे, लेकिन दिल्ली में स्वास्थ्य से जुड़ी सरकारी सुविधाएं केंद्र और राज्य सरकार के बीच सियासी युद्ध की वजह बन गई हैं। धनतेरस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान योजना को लेकर 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को सौगात दी, तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली वाला मॉडल लेकर सामने आ गए। धनतेरस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त इलाज वाली आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाकर 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को सेहत की जो सौगात दी थी, उस पर एक बार फिर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। मैं दिल्ली के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। देशवासियों की तो सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें मुझे दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है। फिर आयुष्मान योजना का दिल्ली के अंदर कोई मतलब नहीं रह जाता है। यही मैंने कल प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि आप दिल्ली के मॉडल को स्टडी करके दिल्ली के मॉडल को पूरे देश में लागू कीजिए। अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली सरकार का हेल्थ मॉडल चलेगा, क्योंकि मोदी सरकार ने आयुष्मान योजना में शर्तें लागू की हैं, जबकि दिल्ली सरकार की आरोग्य स्कीम में सब कुछ अनलिमिटेड है, वो भी बिना अस्पताल में भर्ती हुए। आयुष्मान योजना में बहुत सारे घोटाले हैं। आयुष्मान योजना कहती है कि आप जब अस्पताल में भर्ती होगे तब आपको 5 लाख रुपए तक का इलाज होगा। भर्ती हो ना भर्ती हो, आपको आईपीडी ओपीडी सबका सारा इलाज फ्री है। दिल्ली के अंदर सब कुछ फ्री है। तो आपको 5 रुपए की क्रोसिन चाहिए या आपको 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए का इलाज कराना है, सब कुछ फ्री है। आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को 5 लाख रुपए सालाना मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है, जबकि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दिल्ली वालों के लिए फ्री इलाज की सुविधा है। देश में 35 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड धारक हैं। सड़क हादसों के पीड़ितों का भी दिल्ली में निशुल्क इलाज किया जाता है। देश के 30,648 अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं। दिल्ली आरोग्य कोष के तहत गंभीर बीमारियों में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलता है। 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल चुकी है। सरकारी अस्पतालों में जगह न मिलने पर प्राइवेट अस्पताल में इलाज का खर्च सरकार उठाती है। अब बीजेपी ने दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करवाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 6500 से ज्यादा टेस्ट रिपोर्ट पकड़ी गई नकली, जिनसे कमीशन चोरी अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार ने खाई है। अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य मॉडल स्कैम है। अरविंद केजरीवाल के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां पकड़ी गई। बहुत दुख की बात रही कि दिल्ली सरकार ने उसको लागू नहीं होने दिया। हमें लगता है कि दिल्ली की ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसलिए अभी हम 7 सांसद मिलकर कोर्ट गए हैं। हालांकि दिल्ली अकेला राज्य नहीं है जहां की सरकार ने आयुष्मान योजना पर ब्रेक लगा रखा है। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी सरकार ने भी मोदी सरकार की इस हेल्थ स्कीम पर ब्रेक लगाया हुआ है। दिल्ली में अगले साल चुनाव है, उससे पहले इस पर दंगल शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में नापाक ताकत फिर से पैर पसारने की कोशिश में है। घाटी की वादियों में बीते सालों से शांति और अमन की जो हवा बह रही है, उसमें दहशतगर्दी का जहर घोलने की तैयारी हो रही है। खबर है कि एलओसी पार 50 से ज्यादा आतंकी शिविरों में, जिन्हें पाकिस्तान भारत की सीमा में दाखिल कर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में है। लेकिन वतन के रखवाले आतंकियों की हर नापाक साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है।
हर नापाक साजिश नाकाम करने के लिए देश के जाबाजों ने कमान संभाल ली है। दुश्मनों का एक परिंदा भी देश की सीमा में दाखिल नहीं हो सकता। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जल, थल और नभ में कालचक्र तैयार है और दहशतगर्दों के पाताल लोक की टिकट कंफर्म हो चुकी है। ये तस्वीर लाइन ऑफ कंट्रोल की है, जहां रणबांकुरों की गश्त बढ़ी हुई है। फेंसिंग से भी जवानों की नजर सीमा पार टिकी हुई है। हम इस समय भारत पाकिस्तान एलओसी पर हैं और इस खुशियों के इस पर्व में पाकिस्तान कोई खलल न डाल पाए, इसके लिए यहाँ पर किस तरह से चौकसी बरती जा रही है। शाम का समय है और 24 घंटे भारतीय सेना के जवान कुछ इसी तरह यहाँ पर बॉर्डर पर जो है लगातार डटे हुए हैं। सीमा पर यह हलचल तब तेज हुई जब 2 दिन पहले ही जम्मू के अखनूर में 3 आतंकियों ने सेना की एम्बुलेंस पर घात लगाकर हमला किया था। मैराथन ऑपरेशन में सेना ने 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचा दिया। ऑपरेशन खत्म होने के बाद सेना ने बताया कि सीमा पार से 50 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ की कोशिश में हैं। आज की डेट में हमारे हिसाब से लॉन्च पैड के क्रॉस बढ़ती रहती घटती रहती नफरी 50 से 60 टेररिस्ट हो सकते हैं। ये इंटेलिजेंस सोर्सेस हमको आया गया है। हम अब काफ़ी अच्छे प्रिपेयर्ड हैं, गेयर्ड अप हैं इस चीज़ में। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा ऑपरेशन सारे सक्सेसफुल हो रहे हैं और आई एम श्योर इससे इम्पैक्ट पड़ेगा टेररिज्म पे। अखनूर में जो 3 आतंकी मारे गए, ये घुसपैठ की कोशिश में जुटे आतंकियों के ग्रुप से नहीं है, लेकिन बीते कुछ दिनों से घाटी में आतंकियों ने सिर उठाने की जो जुर्रत की है, उसे पाकिस्तान घुसपैठ के लिए मुफीद मान रहा है। घाटी में आतंकवाद को जिंदा करने के लिए पाकिस्तान ड्रोन का सहारा ले रहा है। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में ड्रग्स, हथियार और पैसा भेज रहा है। इस मौसम में घास का फायदा उठाकर सीमा पार से आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश हो रही है। बर्फबारी के दौरान भी आतंकी घुसपैठ की फिराक में रहते हैं, लेकिन सीमा पर सेना की तैयारियां 2 कदम आगे की है। जम्मू में एलओसी पर भारतीय सेना ने सर्विलांस ड्रोन की तैयारी कर ली है, ताकि पाकिस्तान की हर नापाक साजिश पर तीसरी आंख से नजर रखी जा सके। आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान ड्रोन का सहारा ले रहा है, लेकिन ड्रोन भारतीय सेना भी उड़ा रही है। मकसद साफ कि पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। पाकिस्तान जो कि सीमा पार से आतंकियों को भेजने की फिराक में है। एक तरफ भारतीय सेना नापाक साजिश पर तीसरी आंख से नजर रख रही है, तो साथ ही पाकिस्तानी ड्रोन को हैक करने के लिए भी तैयारी पूरी कर ली गई है। पहली बार भारतीय सेना ने सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया है। भारतीय सेना ने यहाँ एलओसी पर लगाया है ताकि पाकिस्तान जो ड्रोन वाली साजिश कर रहा है, ड्रोन वाली साजिश रच रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ये एक इंडिजिनस सिस्टम है, यानी भारत में बनाया गया है। इसको हम 2 मोड में ऑपरेट करते हैं, ओमनी डायरेक्शनल और यूनी डायरेक्शनल। तो ओमनी डायरेक्शनल मोड में हम इसे 5 किलोमीटर तक की एरिया में कोई भी ड्रोन एक्टिविटी को हम मॉनिटर कर सकते हैं, और एक बार अगर हम उसको पता चलता है ये एनिमी ड्रोन है, तो फिर उसको हम जैम करके उसका कमांड एंड कंट्रोल अपने हाथों में ले सकते हैं। देशवासी शांति और सौहार्द में दिवाली का पर्व मना सके। देश के जाबाज 24 घंटे सीमा पर डटे हुए हैं, अपने घरों से दूर हैं, लेकिन साथियों के साथ वतन के रखवाले सीमा पर ही दिवाली मना रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। एलओसी पर पटाखों की आतिशबाजी सीमा पार आतंकियों के लिए भी संदेश है कि घुसपैठ की कोशिश की तो जवान असली बम बंदूक की आतिशबाजी करेंगे और दहशतगर्दों के मंसूबे चिथड़े होंगे। आज दीपावली है, हर जगह बम फूटेंगे, लेकिन उससे पहले बयानों के बम फूटने लगे हैं। बाबा बागेश्वर ने उन लोगों को निशाने पर लिया है जो पटाखा न फोड़ने की नसीहत देते हैं। बाबा बागेश्वर की बात का बीजेपी के कई नेताओं ने समर्थन किया, लेकिन बीच में आ गए मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा, जिन्होंने ज्यादा पटाखे फोड़ने को पैसों की बर्बादी से जोड़कर विवाद को बढ़ा दिया। नेता चुनाव जीतते हैं तो पटाखे फूटते हैं, क्रिकेट में टीम इंडिया की जीत होती है तो पटाखे फूटते हैं, दुल्हन के दरवाजे पर बारात पहुंचती है तो पटाखे फूटते हैं, नए साल का जश्न मनता है तब भी खूब पटाखे फूटते हैं। लेकिन जैसे ही दिवाली नजदीक आती है, कानून की चकरघन्नी घूमने लगती है और बयानों के रॉकेट उड़ने लगते हैं। ताजा बयान आया बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का, जिन्होंने पूछ लिया
दिवाली पर पटाखा फोड़ना गलत है तो नए साल पर सही कैसे हो गया? साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। होली पर पानी बर्बाद मत करो, दिवाली पर पटाखे मत फोड़ो, शिवरात्रि पर दूध मत बहाओ, गणेश उत्सव पर मिट्टी की मूर्ति मत विसर्जित करो। अलग अलग कारण बताकर अलग अलग तरह की सलाह दी जाती है। लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री ने दिवाली पर सुतली बम खरीद लिया है और सुतली बम को कहां रखकर फोड़ना है ये भी बता दिया है। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया। बाबा बागेश्वर ने सुतली बम का जिक्र किया और उनका बयान रॉकेट की तरह मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा के दरवाजे तक पहुंच गया। तर्क ये दिया कि पैसे की बर्बादी मत करो और ज्ञान ये था कि आतिशबाजी उतनी करो जितने में खुशी मिल जाए। मेरा कहना ऐसा है कि देश का भी नुकसान हो रहा है, समाज का भी नुकसान हो रहा है, लोगों के पैसे में आग लग रही, देश के पैसे में आग लग रही है। आतिशबाजी खुशी के इजहार के लिए अगर छोड़नी है तो इसलिए छोड़िए कि खुशी का इजहार हो जाए। खुशी का इजहार आप दीपोत्सव करके कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोशनी कीजिए, उससे खुशी का इजहार हो जाएगा। तो पैसे में आग लगाना ज्यादा जरूरी है क्या? मुद्दा जब दूसरों से जुड़ा हो तो ज्ञान देना बहुत आसान होता है। पटाखों की बात जब बकरीद के बकरे तक पहुंची तो मौलाना भड़क गए, इंसान और जानवर के बीच का भेद समझाने लगे। बात होली और दिवाली की हो रही है और जवाब आ रहा है कि बकरीद के जानवरों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है या इंसानों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है? इंसानों की लिंचिंग कर दो, इंसानों पे बम मार दो, इंसानों को कत्ल कर दो, जानवर बचा लो। दिवाली पर पटाखे न फोड़ने की नसीहत देने पर सिर्फ बाबा बागेश्वर ही नहीं भड़के, बीजेपी के कई नेता और मठ मंदिर के महंत इस नसीहत से उखड़ गए हैं। अभी वो बैन लगाएंगे और जब असली कोहरा पड़ेगा 25 दिसंबर को तो बैन हट जाएगा। 1 जनवरी को जब नया साल मनाएंगे तो खुद से पटाखे छुड़ा के तो वो बैन हट जाएगा। ये एक साजिशन कहा जा सकता है। और बकरीद पे जब आप देखेंगे नालियों में बिल्कुल लाल रंग का तरल पदार्थ भरा होता है। पूरे वर्ष के जितने पटाखे हैं सारी सबसे ज्यादा बिक्री, सबसे ज्यादा उनपे टैक्स 1 जनवरी को होता है। बात पटाखे से शुरू हुई और धर्म पर आ गई। हालांकि दिल्ली सरकार का तर्क है कि पटाखों का त्योहार से कोई लेना देना ही नहीं। दलील देते वक्त दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भगवान राम का उदाहरण सामने रख दिया। प्रभु श्री राम आए थे अयोध्या, उसमें तो पटाखे थे भी नहीं। इन चीजों को लोगों की जिंदगी बचाना, इस तरह से मेरे ख्याल से सबको समझना चाहिए। त्योहार भी धूमधाम से मनाइए और लोगों की जिंदगी भी बचाइए, यही संदेश है हमारा। वैसे डॉक्टर भी बताते हैं कि पटाखे जलाने से बुजुर्गों और बीमार लोगों को नुकसान होता है। लेकिन तमाम नसीहतों और कोर्ट के आदेश के बाद भी दिवाली पर खूब पटाखे फूटते हैं। दिवाली से पहले भी फूट रहे हैं, लेकिन मामला सेहत से होते हुए अब सनातन पर आ गया है। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पटाखा बैन की मांग करने को गलत माना है। Let not people who are suddenly environmentally active say no child should have crackers. This is not a good way to go. एक बार फिर से मुंबई पुलिस के पास एक मैसेज आया जिसमें सलमान खान को लेकर धमकी दी गई थी। 12 दिन के अंदर ये तीसरी बार है जब लॉरेंस बिश्नोई के नाम से सलमान खान को धमकी मिली। पुलिस ने पहले 2 आरोपियों को पकड़ लिया था, कल तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 18 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, ये महज सिर्फ 3 तारीख भर नहीं है, ये तारीख एक चैलेंज है मुंबई पुलिस के नाम, क्योंकि बीते 12 दिनों में तीसरी बार सुपरस्टार सलमान खान को धमकी मिली है। सलमान को मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए फिर से मिली धमकी। धमकी में मैसेज करने वाले ने 2 करोड़ रुपए की मांग की है। धमकी देने वाले ने पैसे नहीं दिए जाने पर जान से मारने की बात कही है।
2 करोड़ की मांग के साथ जान से मारने की धमकी देने वाला कौन है, इसका पता पुलिस लगा रही है। लेकिन इससे पहले की 2 धमकियों की गुत्थी पुलिस सुलझा चुकी है। लॉरेंस के नाम पर 18 अक्टूबर को जिसने धमकी दी थी वो झारखंड का सब्जी वाला था। 25 अक्टूबर को जिसने धमकी दी उसे नोएडा से गिरफ्तार किया गया था। बार बार की इन धमकियों को पुलिस हल्के में इसलिए भी नहीं ले रही है क्योंकि मामला लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है। बिश्नोई गैंग सलमान को धमकी दे चुका है, घर की रेकी कर चुका है, फायरिंग तक करवा चुका है। सलमान खान और लॉरेंस की दुश्मनी कोई निजी नहीं है। 26 साल पहले चिकारा शिकार मामले को लेकर दोनों का विवाद है। दरअसल बिश्नोई समाज चिकारा को पूछता है, जिसके शिकार का आरोप सलमान खान पर है। लॉरेंस गैंग की धमकियों के बाद ही सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या को भी सलमान खान और लॉरेंस की दुश्मनी से जोड़कर देखा जा रहा है। फिल्म स्टार को लगातार मिल रही धमकियों के बीच अभिनेता प्रकाश राज ने सलमान का समर्थन किया है। Nobody can threaten another human being like that. And being an artist, if they think he's a vulnerable target, it's very sad. And we as a country should stand with Salman Khan. इसी बीच 24 घंटे में लॉरेंस गैंग को खत्म करने की बात कहकर गैंगस्टर के निशाने पर आए पप्पू यादव ने कहा है कि ना तो वो किसी से डरते हैं, ना किसी लॉरेंस बिश्नोई को जानते हैं। जबकि 2 दिन पहले पप्पू ने केंद्रीय गृह मंत्री से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। लेकिन लॉरेंस के नाम पर धमकियों से पीड़ितों की लिस्ट में एक नया नाम शामिल हो गया है, अभिनव अरोड़ा का। बाल संत के नाम से मशहूर 10 साल के यूट्यूबर अभिनव अरोड़ा की मां की शिकायत पर मथुरा में अनजान शख्स के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। उनके द्वारा शाम को अवगत कराया गया था लगभग 8 बजे कि उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आई है और जो अपने आप को बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। थ्रेटनिंग कॉल आई है। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उनकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जिस नंबर से उनको कॉल आई है उनकी जांच करी जा रही है। लेकिन एक के बाद एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकियों के बढ़ते मामलों की जांच पुलिस के लिए सरदर्द साबित हो रही है, क्योंकि ज्यादातर मामलों की जांच में धमकी की वजह सुर्खियां बटोरना या शरारत पाई जा रही है।